नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश में जिसका नाम है निवेश की एबीसीडी। और हर हफ्ते हम आपको बाजार के एक ऐसे दिग्गज से मिलाते हैं जो न सिर्फ आपको बाजार की चाल की समझाइश देते हैं बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपको किस तरह की सही रणनीति अपनानी चाहिए। भले ही आपका नजरिया छोटी अवधि का हो, मध्यम या लंबी अवधि का हो, आपके लिए कहाँ जोखिम ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कहाँ रिटर्न कमाने के मौके ज़्यादा हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करते हैं। आज भी बेहद खास मेहमान इनफैक्ट हमारे स्टूडियो में ही आ गए हैं। निमेश चंदन, सीआईओ बजाज फिनसर्व एएमसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुंबई में भी इनफैक्ट आपका स्वागत है। आप आए उससे कुछ दिनों पहले बारिश की एक बौछार पड़ चुकी है, उसके बाद थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, लेकिन जितनी गर्मी ह्यूमिडिटी हमें वेदर में दिखाई दे रही है, बाजार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जो लोगों ने पैसे लगा रखे हैं उनके भी पसीने छूट रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो अमूमन बाजार को हम ऐसा रिएक्ट करता हुआ देखते हैं जब चुनाव का माहौल होता है। इस तरह के बाजार में लोग साइड लाइन पर ही बैठे रहना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तलाश होती है कि कुछ कमाई हो जाए, कहाँ अगर थोड़ा सा ज़्यादा जोखिम ले लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न कमा सकेंगे। तो आप बतौर सीआईओ इस तरह के बाजार में कुछ खेलते हैं, कुछ करते हैं, कोई ट्रेड लेते हैं? पोर्टफोलियोज में जब हम एलोकेशन करते हैं तो टिपिकली दो टाइप के स्टॉक्स होते हैं। एक जो होता है ट्रेंडिंग स्टॉक्स, जो आपने जो एक्सपेक्ट किया है कि उनकी ग्रोथ अच्छी है, सब ठीक चल रहा है, वहाँ पे मॉनिटर करना पड़ता है कि क्या वैल्यूएशन चल रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ आइडियाज अच्छे चल रहे हैं, लोग उसके बारे में एक्साइटेड हैं, कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक लेवल पे मार्केट ओवर रिएक्ट करे और वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाए। तो अगर उनमें से कुछ ट्रिम करना है या नफ़ा लेना है, प्रॉफिट लेना है। दूसरे टाइप के वैसे स्टॉक्स होते हैं जो बाजार को पसंद नहीं है, इग्नोर किए जा रहे हैं और उनके शायद स्लो डाउन के या साइक्लिकल डाउनटर्न में चल रहे हैं। वहाँ पे चांसेस ऐसे होते हैं कि लोग ओवर रिएक्ट नीचे की तरफ कर लें कि एकदम ही सस्ते भाव में कम वैल्यूएशन में उन्हें बेचना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको कहीं से हम राइट लेवल पे पिकअप कर लें जी। तो ये मॉनिटर करते रहते हैं। हाल में देखें तो वॉलेटिलिटी तो बड़ी है, पर आपने देखा होगा कि जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स साइकिल वाले जो कंपनीज हैं, वो अगर नंबर ठीक नहीं आते तो भी ऊपर चलते रहते हैं। तो उनके लेवल्स हमें वैल्यूएशन वहाँ पे मॉनिटर करने ज़रूरी है। डिफेंस सेक्टर में फॉर एग्जांपल अनदर थिंग। और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे एफएमसीजी, केमिकल्स, जहाँ पे नंबर्स कुछ इम्प्रूव हुए हैं सिक्वेंशियली, बट बाजार को अभी पसंद नहीं है। वो स्टॉक्स 2-3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों को बोरिंग स्टॉक्स लगते हैं, तो वहाँ पे कुछ मौके आ सकते हैं। अच्छा। तो दैट इज हाउ वी आर डूइंग। तो आप बेसिकली ट्रेंड्स को पकड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ वैल्यूएशंस आपके लिए आकर्षक हैं या नहीं। अच्छा, चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? आप क्या आपके आसपास के, आपकी बिरादरी के जितने तमाम लोग हैं उनसे तो हम बातचीत करते ही रहते हैं, लेकिन आपका क्या व्यू बनता है? देखिए 6 महीने में कैसे व्यू बदल गए। जब दिसंबर में जो स्टेट इलेक्शंस के, जो इम्पोर्टेंट स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे, उसके वहाँ पे जो बीजेपी ने अपनी जीत दिखाई, उसमें आपने देखा बाजार कितना बढ़ गया। पीएसयू स्टॉक्स और सर्टेन स्टॉक्स जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, वो उन्हें अच्छी बढ़त मिली। अब जो है सडनली लोग थोड़े कंफ्यूज हैं या नर्वस हैं कि क्या होगा। बड़े इलेक्शन के पहले ऐसे होते हैं, सिचुएशंस ऐसी होती हैं। कुछ ट्रेडर्स जो हैं विक्स इंडिकेटर्स से परेशान हैं कि विक्स ऐसे जंप मारते हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि हर इलेक्शन में एक महीना ऐसा आता है जब विक्स जो है 20-30 तक चला जाता है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा लग रहा है कि फिर भी गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी। नंबर ऑफ सीट्स जो जनता वोट करेगी, यू कैन नॉट एग्जैक्टली से। एग्जिट पोल शायद आएंगे, उससे कुछ हमें इंडिकेशन मिलेगा। लेकिन मैं जहां भी कहीं पे वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहा हूं, फिर भी गवर्नमेंट की कंटिन्यूएशन की बात तो है। तो 272 प्लस सीट्स तो हैं। तो आई डोंट थिंक इन्वेस्टर्स को उससे घबराने की जरूरत है। मैं कुछ और आर्ग्यूमेंट भी दे सकता हूं कि इंडियन जो इकोनॉमी है, इंडियन बिजनेसेस हैं, वो टिपिकली अच्छा ही करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, जो अच्छे बिजनेस है अच्छा ही करते हैं। तो इतना परेशान नहीं होना चाहिए उसको लेके लोगों को। इनफैक्ट कभी कभी ऐसी वॉलेटिलिटी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं टू इन्वेस्ट मनी। मेरे हिसाब से इस बार लार्ज कैप कंपनीज में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की। एंड
इसमें वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं, कंपनीज भी अच्छी हैं, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए इस वॉलेटिलिटी का मेरे हिसाब से दर्शकों को। अच्छा, हर कोई फिर लेवल्स ढूंढता रहता है, इतने उतार चढ़ाव में फिर आपको पता कैसे चले कि आप मान लीजिए अगर कोई लार्ज कैप कंपनी खरीद रहे हैं तो वो सही कीमत पे खरीदी जा रही है या नहीं, इसका आकलन कैसे किया जाए? तो इसमें तो रिसर्च एफर्ट काफ़ी लगता है। हाँ, ऐसे वॉरेन बफे एक ज़माने में उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। इन्वेस्टिंग क्या है, नीचे में लेना है, ऊपर में बेचना है। लेकिन इतने इमोशंस और इतनी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि हम उल्टा कर बैठते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बाजार में सही स्टॉक्स चुनने के लिए काफ़ी रिसर्च लगती है। हाँ। काफ़ी बिजनेसेस अच्छे स्टडी करने पड़ते हैं, फिर उनका अनुमान लगाना पड़ता है कि कितने कैश फ्लोज होंगे उस बिजनेस के, क्या प्रॉफिट्स होंगे, उसके फिर क्या वैल्यूएशन रेंज होनी चाहिए ऐसी कंपनी की। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। अगर आप खुद नहीं कर रहे तो किसी एक्सपर्ट से या किसी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करें जहाँ पे एक्सपर्ट वो कर रहे हैं आपके लिए। एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि टिपिकली जब मार्केट तेज़ी की तरफ बढ़ रहा होता है तो लोग नेगेटिव न्यूज़ पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ पे रिएक्ट करते हैं। जब मार्केट गिर रहा होता है तो लोग पॉजिटिव न्यूज़ को इग्नोर करके सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ को ढूंढते रहते हैं। तो ये जो बाजार की चाल और लोगों के इमोशंस हैं, ये क्या कहते हैं, कुछ हद तक हम हमेशा मैप कर सकते हैं कि ये हो रहा है। तो निवेशकों को इस चीज़ से थोड़ा संभल के रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ग्रीड में सब ऊपर अच्छा चल रहा है तो आप ज़्यादा लेवरेज कर लें या ज़्यादा बाय कर लें। अच्छा। और जब मार्केट गिर रही होती है तब वो रिडेम्पशन की सोचते हैं या पैसा निकालने की सोचते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन सोचें और इमोशंस को अलग रख के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। आज भारत एक बहुत अच्छी ट्रेजेक्ट्री पे है, मैक्रो इकोनॉमी वाइज, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट वाइज, हाउस होल्ड लेवरेज, बैंकिंग सेक्टर, हर क्षेत्र में अगर आप देखें इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। हाँ, नो स्टोरी इज परफेक्ट। शायद इस साल हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रोथ इतनी अच्छी ना हो जितने पिछले साल रही, क्योंकि ग्लोबली कुछ स्लो डाउन लग रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की स्टोरी अच्छी नहीं है। एंड निवेशकों को लॉन्ग टर्म में इक्विटी में बहुत अच्छे वेल्थ बनाने के अपॉर्चुनिटीज हैं। बस ये इमोशंस को थोड़ा सा काबू में रखना है और अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिख रही है तो उसे टीवी बंद करके तो थोड़ी देर सांस ले ले। प्राणायाम कर ले थोड़ा सा। तो आपने लार्ज कैप का जिक्र किया, कौन कौन से पॉकेट्स हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं लार्ज कैप्स में? देखिए, टिपिकली हम जो जैसे मैंने कहा, हम थोड़े से कॉन्ट्रेरियन सोचते हैं। ऐसी कंपनीज जो स्ट्रक्चरल स्टोरी जिनकी अच्छी है लेकिन टेम्पररी डाउनटर्न से गुजर रहे हैं। ज़्यादातर निवेशक बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं, वो ऐसी कंपनीज को मौका नहीं देते, वो वैसे शेयर्स को खरीदते नहीं हैं। तो इन शेयर्स में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ या वैल्यूएशन मिल सकते हैं। तो अगर आप देखें कि लार्ज कैप कंपनीज में फॉर एग्जांपल कंज्यूमर क्षेत्र जो है उसमें कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनीज लास्ट 2-3 साल से, बिकॉज रूरल थोड़ा स्लो डाउन रहा है, उनकी वजह से उनके सेल्स इतने अच्छे नहीं हैं। बट अभी ग्रीन शूट्स हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि रूरल इस साल अच्छा रहेगा, बारिश भी बरकरार रहेगा। बारिश तो नॉर्मल है, बारिश नॉर्मल जो प्रेडिक्शंस है अब तक तो नॉर्मल बारिश के हैं। तो मेरे हिसाब से रूरल इकोनॉमी जो है इस साल अच्छा करेगी। इस वजह से इन चीज़ों में रिवाइवल आएगा। कंज्यूमर कंपनीज जहाँ पे जो स्टेपल्स कंपनीज हैं, टू व्हीलर्स कंपनीज हैं, ट्रैक्टर कंपनीज हैं, तो कुछ रिवाइवल उनमें देखा जाएगा। अनदर एरिया इज बैंकिंग। अगर आप देखें तो बैंकिंग के नंबर्स अच्छे आते रहे हैं, लेकिन जो बैंकिंग स्टॉक्स है, स्पेशली कुछ प्राइवेट बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है काफ़ी। अब जो है उनके वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए और लॉन्ग टर्म में इंडियन बैंकिंग स्टोरी अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी है। तो मेरे हिसाब से उन एरियाज में देखना चाहिए। बैंकिंग का निफ्टी में वेटेज ही बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से अगर फ्लोज आते हैं लार्ज कैप में तो बैंकिंग को उसका शेयर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से दीज आर द एरियाज जहाँ पे वैल्यूएशन भी अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशन भी कम है, कुछ थोड़े से पॉजिटिव न्यूज़ आने से इनमें अच्छी बढ़ोतरी आ सकती है। आईटी की कहानी थोड़ी सी ग्लूमी लग रही है, यहाँ पे थोड़ी सी फीकी धुंधली पड़ रही है। आईटी जो सेक्टर है वो इंटरनेशनली कनेक्टेड है, तो जब इंटरनेशनली कुछ स्लो डाउन आता है तो उनके क्लाइंट्स जो हैं वो थोड़ी सी स्पेंडिंग कम कर देते हैं आईटी सिस्टम्स में। ऐसा नहीं बंद कर देंगे बट थोड़ी सी कम कर देंगे। तो कुछ साल
ऐसे निकल सकते हैं जहाँ पे इनको स्लो डाउन झेलना पड़े। लास्ट ईयर आपने देखा कि कुछ कंपनीज ने 4 क्वार्टर में 3 बार गाइडेंस कट किए अपने, एंड इस साल की भी गाइडेंस थोड़ी सी म्यूटेड है, स्लो है, लो सिंगल डिजिट में है। बाय द एंड ऑफ द ईयर शायद इनमें कुछ रिकवरी आ सकती है। तो हमारा अनुमान यह है कि थोड़ा सा स्लो डाउन है ग्लोबली अभी, तो उस वजह से इनको बिजनेस पे थोड़ा प्रेशर है। बाय एंड ऑफ द ईयर समझिए कि अराउंड 3rd-4th क्वार्टर में हम इसका टेम्परेचर फिर लेंगे, तो शायद उस समय इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। कुछ इनोवेटिव सेक्टर्स ऑल्सो, जैसे कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की थीम हम देख रहे हैं आजकल बाजार में चल रही है। फंड हाउसेस का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसकी ओर। डिफेंस जैसी थीम्स है जहाँ पर कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बेट्स अगर आपको बनाने हो तो आप बना सकते हैं। आपका भी क्या रुख है इस ओर? सो पॉजिटिव तो हैं इन थीम्स के बारे में, और पॉजिटिव इसलिए कि इन कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं। ऑर्डर बुक्स काफ़ी, जो कंपनीज हैं इनकी ऑर्डर बुक्स काफ़ी लंबे समय की हैं, 4-5 साल की हैं, और इस वजह से प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ इनका अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस को थोड़ा सा डिफरेंटली देखना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। डिफेंस फिर भी थोड़ा सा एक नैरो सेक्टर है। अब उस वजह से क्या हुआ है कि जो डिफेंस में बुलिश रहे हैं उन्होंने ये सेम सेट ऑफ स्टॉक्स जो 10-12-15 जो स्टॉक्स हैं वही लिए हैं। इस वजह से इनके वैल्यूएशन काफी ऊपर तक आ गए। अब हमने इनके ऑर्डर बुक को देख के इनको ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन दे दिए नेक्स्ट 3-4-5 साल के लिए। अब हमें देखना है कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा इनका। अगर वहां पे तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई, जो कंपनीज अच्छा एग्जीक्यूट करेंगी शायद वो अपने वैल्यूएशन बरकरार रखेंगी। जो नहीं कर पाए उनमें थोड़ा करेक्शन आ सकता है। और ये भी देखना पड़ेगा जो कंपनीज अच्छी भी हैं, जो एग्जीक्यूशन भी अच्छा कर रही हैं, उनके वैल्यूएशन में अपसाइड क्या है। क्या मुझे सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ मिलेगी या वैल्यूएशन रीरेटिंग भी मिल सकती है। मैन्युफैक्चरिंग में बिकॉज इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जहां ग्रोथ भी अच्छा है और वैल्यूएशन भी थोड़ी रीजनेबल है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, टूरिज्म फंड लॉन्च करने का समय आ गया है? जी, टूरिज्म एक्चुअली इंडिया के लिए ग्रोथ इंडस्ट्री है, और जैसे जैसे हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाती है, लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करते हैं ऑटोज में या शॉपिंग में, ज्वेलरी। टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट उसमें एक हिस्सा है उस स्पेंड का। और हमने देखा होगा कि लास्ट फ्यू इयर्स में इंडियन टूरिज्म कंपनी जो होटल्स रिलेटेड हैं, ट्रैवल रिलेटेड हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म थीम अच्छी है, लेकिन उस पर फंड लॉन्च करना मीन्स इसको बहुत ही नैरो तरीके से देखना। तो अगेन हम कुछ समय में वही सिचुएशन में आ जाएंगे जो डिफेंस में है कि उसमें कुछ 10-15 कंपनीज हैं जो बेनिफिट कर रही हैं, हम वही लेके बैठे और उनके वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाएंगे। मेरे हिसाब से सेक्टर फंड वैसे लॉन्च करने चाहिए जो कि सेक्टर नहीं बट थीमेटिक हो, जिसमें आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज कवर कर सकें, ताकि ऐसा ना हो कि एक समय में आप जाके अटक जाएं उसमें कि ये हाई वैल्यूएशन है, पैसा आ रहा है, मुझे उसी को लेना पड़ रहा है। फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटीज मिलती है अगर वो ज्यादा यूनिवर्स में अपना पैसा मूव कर सके। देखिए, निवेशकों के लिहाज से अगर हम देखें तो दिलचस्पी सेक्टर और थीमेटिक फंड में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये भी क्या इलेक्शन का एक फेज का आउटकम है जो हम देख रहे हैं? ये एक्चुअली बुल मार्केट का एक इंडिकेटर है कि जब लोग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की तरफ जा रहे हों, या फिर अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में थीमेटिक या सेक्टर फंड ऐड कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें मुझे और जल्दी पैसा बनेगा। अब सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स की एक निवेशक के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली जगह रखते हैं अपनी, लेकिन इनका टाइमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेक्टर फंड्स की जो साइकिल होती है वो बहुत नैरो होती है। वो तेजी से ऊपर जाते हैं, फिर अगर सेक्टर आउट ऑफ फेवर हो गया तो वो काफी शार्पली गिरते भी हैं। अगर निवेशक गलत प्राइस पे एंटर होते हैं तो उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। तो टॉप अप अगर करना है किसी सेक्टर को तो अगेन उस सेक्टर की अच्छे करने की शुरुआत में आपको पार्टिसिपेट करना है, ना कि जब वो ऑलरेडी कुछ सालों से अच्छा कर रहा है, क्योंकि उनकी साइकिल्स जो होती हैं काफ़ी शॉर्ट होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली
थोड़ा समझ के चलना चाहिए। अच्छा, कुछ आपके निजी जीवन के बारे में भी हमें जानना होगा, क्योंकि जो भी लोग आपको देख रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वो आपको सिर्फ ऐसे शख्स के बतौर याद रखें कि जो हमारे पैसे को संभालते हैं, जो हमारे पैसों को बाजार में लगाते हैं। एक ऐसा शख्स भी जो हमारे जैसा है, जो एक कमाई भी करता है और खुद एक निवेश भी करता है, ठीक है? तो आपकी पहली तनख्वाह कितने की थी? पहली तनख्वाह मेरी शायद 12 या 15,000 रुपए की होगी। अच्छा। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट हाँ जी, क्या किया उस पैसे का? जाके पेरेंट्स के चरणों में रख दिया कि ये पहली कमाई है। भारतीय बच्चे यही तो करते हैं। हाँ, पहले वही करते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने लगे। तब जैसे बिकॉज तनख्वाह उतनी थी, हाँ। तो महीने के कभी कभी 2,000-3,000 रुपए के कुछ अच्छे शेयर्स जो थे वो खरीद लेते थे। आपने खरीदने शुरू कर दिए थे उस वक्त? हाँ, तब पहले से ही मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट में रुचि अच्छी रही है। तो ऐसे देखा जाए तो मेरे जो पिताजी हैं, ग्रैंडफादर थे, वो कहते थे कि ये शेयर बाजार जो है बहुत सट्टा बाजार है। हाँ। इसमें स्पेकुलेशन ही होती है। हाँ। लेकिन मुझे हमेशा बिजनेसेस में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप जब एक शेयर खरीद रहे हो तो आप एक उस बिजनेस में पार्टनर हो रहे हैं। तो आप वैसे मत सोचिए कि एक पीस ऑफ पेपर है ये एक बिजनेस का एक हिस्सा है। अगर आपको बिजनेस अच्छा लग रहा है तो आपको उसे होल्ड करना चाहिए। मेरे पास अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो मैंने 2005 में खरीदे हैं, वो अभी तक मैंने रखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, मैं जल्दी से बेचता नहीं हूँ। अच्छा। शेयर्स। हाँ। पर इसी चीज़ से मैंने इंस्पायर होकर रखे हुए हैं कि ये बिजनेस अच्छे हैं, मुझे इनके अभी भी पार्टिसिपेट करना है। तो लेकिन आप रातों की नींद आपकी उड़ती नहीं है जब बाजार में ऐसा कोई ट्रेंड आ जाए गिरावट का, जब बेयर मार्केट आ जाए? तो इतने सालों से अगर आपने होल्ड करके रखा है तो थोड़ी तो परेशानी होती होगी कि नहीं होती? अगर आप ये सोचें कि ये जो बाजार है ये आपको डेली एक ऐसा इन्वेस्टर है जो बहुत मूडी इन्वेस्टर है, कभी कभी बहुत खुश होता है, तो आपके पास आके आपके शेयर्स के जो आपने दाम लिए हैं उससे डबल, ट्रिपल या 10 टाइम्स प्राइस हाई देने के लिए तैयार है। हाँ। क्योंकि उसका मूड अच्छा है। कभी कभी ये बाजार जो है आपके पास आता है जो बहुत डिप्रेशन मूड में होता है कि यार मेरे शेयर ले लो, तुम आधे भाव पे ले लो या 1/3 भाव पे ले लो। तो बाजार इस तरह का होता है, रोज रोज उसको सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिले, जब बाजार डिप्रेशन में हो और अच्छे शेयर्स आपको अच्छे वैल्यू पे मिल रहे हो, तो जो भी आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा आपके एसेट एलोकेशन या फाइनेंशियल गोल प्लानिंग के हिसाब से आपको तब करना चाहिए। और जब बाजार बहुत ही अच्छे तेजी के मूड में हो और बहुत ही हाई वैल्यूएशन अगर आपको दे रहा है आपके शेयर्स के लिए, तो थोड़ा थमा भी देना चाहिए। तो अब मुझे बताइए कि फिर आपके पोर्टफोलियो में आपने इक्विटी में डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स रखे हुए हैं जी, है ना? तो ओवरऑल आपका एलोकेशन क्या होगा पोर्टफोलियो में? आज जो है वो 50-50 है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने जो एलोकेशंस है म्यूचुअल फंड में, जितने भी इंक्रीमेंटल एलोकेशंस है म्यूचुअल फंड में ही रखता हूँ। तो आज जो इनका टोटल है 50-50 जितना है। अच्छा, जब भी हम शो करते हैं, मैं इसके अलावा भी बहुत सारे शो करती हूँ जहाँ पे सीधा हमारी जो बातचीत है वो होती है दर्शकों के साथ, निवेशकों के साथ। वो अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हमारे साथ साझा करते हैं और पूछते हैं कि इस फंड में रहें, निकल जाएं, और हमारे एक्सपर्ट होते हैं जो उनको सलाह देते हैं। अच्छा, आजकल एक ऑब्जर्वेशन है कि सबने भर भर के मिड कैप स्मॉल कैप डाल रखे अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है? 3-3, 4-4 मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स हैं उनके पास, और पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी के लिए आपके पास लार्ज कैप भी होने चाहिए, जिसकी कोई जगह फिलहाल उनको दिखाई नहीं दे रही है। बट ये ऐसे भी निवेशक हैं जो बाजार की मौजूदा चाल को देखते हुए बाजार में आए हैं, क्योंकि उन्हें एक तरफ ही चाल अब तक देखी है उन्होंने बाजार की। तो अब इस तरह के निवेशकों को आप क्या कहेंगे? आपने शुरुआत में कहा कि लार्ज कैप में एलोकेशन डालने का तो समय आ गया है, तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप से हल्का हो जाने का भी समय आ गया है क्या? पहले तो मैं जनरल स्टेटमेंट ये कहूँगा कि लोग जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपनी एसेट एलोकेशन और अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है जो हर एक को सूट करे। हाँ। सब अपने अपने हिसाब से अपना एक फाइनेंशियल प्लान बनाए और फिर उसको डिसिप्लिन से फॉलो भी करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने फाइनेंशियल प्लान एक चीज़ का बनाया, लेकिन वो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि लोग ये कर रहे हैं तो मैं ये कर लूँ। तो हाँ, वो कभी कभी जो डिसिप्लिन, जब हम डिसिप्लिन छोड़ के अपना कंफर्ट जोन से बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम बात करते हैं स्मॉल कैप मिड कैप की,
देखिए, एक पहले ये कहना भी ज़रूरी है कि मार्केट कैप जो है एक स्टॉक का, वो आपको उसके फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं बताता। अगर आप सिर्फ एक मार्केट कैप की थी कि ये कंपनी के 20,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू है या दूसरी कंपनी की 2 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू है, जस्ट ये नंबर देख के आप बता नहीं सकते कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा पैसे बना के देगी। बिजनेस क्या है कंपनी, मैनेजमेंट क्या है, वैल्यूएशन, वो ज़्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप ये ज़रूर बताएगी कि शायद इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, तो शायद जो कम मार्केट कैप वाली कंपनी हो उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, स्मॉल कैप में ज़्यादा होती है। तो अब जब आप निवेश कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, लोग मार्केट कैप देख के सिलेक्ट करना शुरू कर लेते हैं कि जब एक्साइट होते हैं कि मुझे स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है, या डिप्रेस हो जाते हैं तो स्मॉल कैप मुझे बेचना ही है, नहीं टच नहीं करना है मुझे कभी, तो ये गलत है। एंड ये जो क्राउड बिहेवियर है उसका फायदा भी उठा सकते हैं। कैसे? कि जैसे 2019 में कोई स्मॉल कैप के बारे में बात नहीं करता। स्मॉल कैप इंडेक्स ने तब निफ्टी को 50% से अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन नोबडी वाज इंटरेस्टेड तब स्मॉल कैप में। आज बिकॉज स्मॉल कैप ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, लोग उसमें इंटरेस्टेड है और स्मॉल कैप ही लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अच्छे पैसे कोई मल्टी बैगर लार्ज कैप में नहीं निकल सकता, लार्ज कैप में भी मल्टी बैगर होते हैं, लेकिन लोगों को ये मानना हो जाता है कि बस स्मॉल कैप में ही पैसा जल्दी बनेगा और फास्ट बनेगा। ये गलत है। आप जब अपनी एसेट एलोकेशन प्लानिंग करें, आज देखिए फॉर एग्जांपल लार्ज कैप जो है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से, हमारे जो अनुमान है उन हिसाब से, उस हिसाब से लार्ज कैप जो इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा कम ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी है। स्मॉल कैप जो ओवरऑल इंडेक्स जो है वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लगभग 20 से 25% ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल लार्ज कैप चलना शुरू हो जाएंगे या स्मॉल कैप गिरना शुरू हो जाएंगे, वो रह सकते हैं कुछ समय तक यहाँ पे, लेकिन अगर हम नया पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चांस बेटर है रिस्क रिवॉर्ड वाइज लार्ज कैप में रादर देन स्मॉल कैप में। अब ये सोचिए कि स्मॉल कैप अगर एक बास्केट है जिसमें 100 बॉल्स हैं, अगर वो स्मॉल कैप की बास्केट है तो उसमें 80 रेड बॉल हैं, 20 ग्रीन बॉल्स हैं। अगर आप आंख बंद करके एक बॉल निकालेंगे तो शायद वो रेड होगा। अगर आपको ग्रीन निकालना है तो आपको बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना होगा। लार्ज कैप की जो बास्केट है, ये समझिए उसके 100 बॉल्स 50 रेड 50 ग्रीन है, तो उसमें आपको बेटर चांस है कि जल्दी से ग्रीन मिल जाएगा। जबकि स्मॉल कैप में आपको बहुत ही केयरफुली एक ग्रीन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा निवेश, आपका लगभग करीब करीब 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव होगा, ठीक है? तो अब ऐसे में जब आपने अपने निवेश की जर्नी की शुरुआत की है, और अक्सर जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो एक तय और आधारित तरीके से आपको, योजनात्मक तरीके से आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है, जहाँ पे आपका एक फाइनेंशियल गोल का पोर्टफोलियो होना चाहिए। क्या आपका भी ऐसा कोई पोर्टफोलियो रहा है? क्या आपकी भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो बकेट लिस्ट से आपने टिक मार्क कर ली हो, सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट के पैसों के जरिए? मैं डेफिनेटली प्लान बनाता हूँ अपना, नॉट ओनली फॉर माय पोर्टफोलियो जो इक्विटीज़ में पोर्टफोलियो है या म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो है, मैं पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग देखता हूँ कि इंश्योरेंस, मेडिकल, मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है रिटायरमेंट में से, पीपीएफ, वो सब मैं प्लान करके रखता हूँ। बट मेरा जो इन्वेस्टमेंट का जो ओवरऑल कॉर्पस है उसमें मैं हमेशा ताक में रहता हूँ कि ऐसा कौन सा एसेट है, ऐसी कौन सी एसेट क्लास है जो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रही है अच्छे भाव में, अच्छे दामों में इन्वेस्ट करने के लिए। कभी कभी आपको बॉन्ड मार्केट अच्छे दाम देता है, जैसे कि अभी इंटरेस्ट रेट नीचे जाना शुरू होंगे पॉसिबली फ्रॉम जून जुलाई से, जब नया पैसा आएगा, जेपी मॉर्गन इमर्जिंग बॉन्ड मार्केट में हमारी इंडिया की इंक्लूजन हुई है, तो बॉन्ड में नए निवेशक आएंगे और उस हिसाब से शायद बॉन्ड प्राइसेस बढ़े, यानी यील्ड नीचे जाना शुरू हो। तो जैसे ही ब्याज दर नीचे जाते हैं तो आपको बॉन्ड प्राइसेस में मुनाफा या कैपिटल गेन्स होता है। तो मैं ऐसे ताक में रहता हूँ कि अच्छा चलो आज बॉन्ड मार्केट में मुझे, या इस साल मुझे बॉन्ड मार्केट में अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, तो मेरे जो इंक्रीमेंटल इनकम है जो मुझे इन्वेस्ट करनी है मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको गोल्ड में आफ्टर अ लॉन्ग करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें थोड़ा सा। एंड मैं सबको ये सलाह दूंगा कि गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में छोटा सा हिस्सा दें, एज अ डिफेंस प्ले, एज अ हेज अगेंस्ट करेंसी। तो समझिए कि आपकी हर एसेट जाके गोल नहीं करेगा, कोई गोल कीपर भी होना चाहिए। तो गोल्ड को इस गोल कीपर की तरह ट्रीट करना चाहिए। अच्छा। बट अभी देखिए जैसे हर साल सेक्टर भी चेंज होते हैं।
कौन से सेक्टर्स या कौन से मार्केट कैप कैटेगरीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से देखना चाहिए कि किसने अंडर परफॉर्म किया है, बट लॉन्ग टर्म पोटेंशियल फिर भी अच्छा है उसका। तो इस वक्त जैसे हम एक नया फंड ला रहे हैं विच इज़ मल्टी एसेट फंड, उसमें हमें अच्छी कंपनीज जो डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा पे कर रही हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। तो जो कंपनीज के कैश फ्लो अच्छे हैं, ग्रो भी कर रही हैं और डिविडेंड भी अच्छा दे रही हैं और डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, तो उनमें जनरली वॉलेटिलिटी कम रहती है, वैल्यूएशंस अच्छे रहते हैं, तो हम उधर इन्वेस्ट करें। तो मैं हमेशा ऐसे ताक में रहता हूँ कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बाजार देख नहीं रहा है बट वहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। अच्छा, और इससे आपका जोखिम भी बहुत हद तक डाइवर्सिफाई हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिलता है। एब्सोल्युटली। सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन मेरा समय समाप्त हो चुका है लेकिन आप स्टूडियो आए, बहुत अच्छा लगा, बातचीत की और इतनी सलाह दी, दर्शकों को मार्गदर्शन दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही, मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।